आज बात एक भारतीय नागरिक की जो बीते 3 महीने से कतर की जेल में बंद है और अभी तक उसके परिवार को या उसे आरोपों की भी जानकारी नहीं दी गई है। यह है भारतीय आईटी कंपनी टेक महिंद्रा के एक वरिष्ठ कर्मचारी अमित गुप्ता, जिन्हें कतर के अधिकारियों ने 1 जनवरी को हिरासत में ले लिया था। अमित को सप्ताह में एक बार 5 मिनट के लिए परिवार से बात करने की इजाजत मिलती है। परिवार का कहना है कि उसने कोई गलत काम नहीं किया है। परिवार ने भारत सरकार से संपर्क किया है, प्रधानमंत्री को चिट्ठी भी लिखी है। टेक महिंद्रा ने भी कहा है कि कंपनी परिवार के साथ संपर्क में है और कतर के अधिकारियों से बातचीत हो रही है। विदेश मंत्रालय का वहीं कहना है अमित को कतर में हिरासत में लिया गया है। दूतावास से मदद का अनुरोध किया गया था। दूतावास के अधिकारियों ने 28 मार्च को मुलाकात की। अधिकारियों ने अमित का हाल पूछा। परिवार के सदस्यों के संपर्क में आपको बता दें कि जो दूतावास के अधिकारी हैं वो हैं अमित के वकीलों के भी संपर्क में हैं। एक विशेष मामले में हिरासत में लिया गया है और विशेष मामले में ही जांच अभी चल रही है। वहीं टेक महिंद्रा ने भी इस पर सफाई दी है और सफाई देते हुए टेक महिंद्रा ने क्या कहा है, आइए अब आपको ये भी बता देते हैं। कंपनी की तरफ से कहा गया कि कंपनी परिवार के साथ संपर्क में है, आवश्यक सहायता प्रदान की जा रही है। फर्म भारत और कतर के अधिकारियों के साथ भी लगातार बातचीत कर रहा है। उचित प्रक्रिया का पालन भी किया जा रहा है। अमित गुप्ता की भिलाई सुनिश्चित करने की हमारी प्राथमिकता सर्वोच्च रहेगी। अमित के परिवार की भी प्रतिक्रिया एनडीटीवी के पास है। आइए आपको सुनाते हैं उनके परिवार का क्या कुछ कहना है। हमारा बेटा अमित 12-13 साल से टेक महिंद्रा में कतर में सर्विस कर रहा है। 1 जनवरी 2025 को शाम को वो होटल में खाना खाने गए थे। वहाँ से उसको स्टेट सिक्योरिटी वाले उठा के लेके गए। तब से उन्होंने एक कमरे में, छोटे से कमरे में रखा हुआ है। 4 महीने होने को आए, उससे पूछताछ, कुछ 2 महीने से कुछ पूछताछ नहीं हो रहा। तो कोई अभी तक उस पर चार्ज नहीं लगाया। भी उसको कमरे बंद कर रखा, न कोई चार्ज लगाते न उसको छोड़ते हैं। मेंटली डिप्रेस हो रहा है वो। उसकी फैमिली बहुत परेशान हो रही है। हम भी ओल्ड एज वाले हैं दोनों, हमें बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो हमें हमारी वहाँ की सरकार और इंडिया की सरकार से ये रिक्वेस्ट है कि हमारे बच्चे को जल्दी से जल्दी वहाँ से मुक्त किया जाए और उसके साथ न्याय दिया जाए। हमने पीएमओ ऑफिस में भी लेटर लिखा, डॉक्टर जयशंकर के ऑफिस में भी लेटर लिखा। He has been detained in Qatar. We did request for a consular assistance, and our embassy officials met him on 28th March to inquire about his well-being. We are in touch with his family members. We are also in touch with his lawyers. He has been detained in a particular case. An investigation in that particular case is currently ongoing. We also understand that there are some other Indian nationals who have also been detained in the same case or related case, and we are also in touch with them as also their family members, and they get regularly to call their families here, and they are fine. But more than that, I would not be able to tell you at this point in time, because the investigations are on. But to let you know that our embassy is in regular touch with them and is providing all possible assistance to those detained, the Indians who have been detained, including Mr. Amit Gupta. हमारे सहयोगी उमाशंकर हमारे साथ तमाम अपडेट्स के साथ इस खबर पर जुड़ रहे हैं और इस खबर पर हमारे साथ अमित के जो परिजन हैं वो भी जुड़ेंगे, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले उमाशंकर, विदेश मंत्रालय की तरफ से भी जो बयान सामने आया है, कुछ स्पष्ट तौर पर नहीं पता चल पाया कि आखिर किस मामले में अमित को हिरासत में लिया गया है। ये देखिए, ये बताना कतर की अथॉरिटीज का काम है कि किस मामले में उसे हिरासत में लिया गया है। और जैसा कि विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि उसकी जांच चल रही है, और इसलिए जब जांच के बाद जब कतर की अथॉरिटीज की तरफ से बात बताई जाएगी कि आखिरकार मामला क्या है, उसके हिसाब से भारत की तरफ से कदम उठाया जाएगा। जब एक विदेशी जमीन पर जो है अमित गुप्ता को हिरासत में लिया गया है, तो परिवार वालों की चिंता जो है वो जायज है। लेकिन साथ में ये भी देखना होगा कि क्योंकि वहाँ के जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं वो काफी कठोर हैं, और ऐसे मामले में जब एक जांच चल रही है तो जो वकील के तौर पे जो मदद है, वकील के साथ संपर्क में विदेश मंत्रालय है, वहाँ जो भारतीय दूतावास है वो वहाँ की अथॉरिटीज के साथ संपर्क में है और हर तरह की मदद मुहैया कराने की कोशिश की जा रही है। सूत्रों से जो हमारी बात हुई उसमें एक अहम जानकारी
निकलकर सामने ये आई है कि जिस तरह का ऑफेंस है वो इकोनॉमिक ऑफेंस है और उसमें बहुत ज्यादा कठोर सजा का वहाँ पे प्रावधान नहीं है। तो उम्मीद ये की जा रही है कि एक बार जब इन्वेस्टिगेशन पूरा होगा और जो उन पर आरोप निकलकर सामने आएगा तो उस हिसाब से लीगल रेमेडी जो है वो की जाएगी। और इतना भी जरूर है कि जो जिस तरह का मामला है उसमें मृत्यु दंड या उस तरह का कोई कठोर सजा नहीं है जैसे कि पहले 8 भारतीयों को दिया गया था और उसको बाद में माफी दी गई उन 8 भारतीयों को। तो उस तरह का मामला नहीं, इसलिए परिजनों को चिंतित होने की ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन एक लीगल प्रोसेस है जो कतर में चल रहा है और उस प्रोसेस के पूरा होने का इंतजार जो है वो भारत सरकार को है। उमाशंकर, ये बहुत बड़ी जानकारी आपने दी है और ये मैं साझा करूंगा। जो अमित के परिजन भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं उनके साथ, मेरे साथ आकांक्षा गोयल जो कि अमित की धर्मपत्नी है वो भी जुड़ रही हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका आकांक्षा। और मेरे साथ जेपी गुप्ता जी भी जुड़ रहे हैं जो कि अमित के माता पिता हैं और उनके साथ उनकी माता भी मुझे नजर आ रही हैं। और साथ ही मैं सबसे पहले जेपी जी आप ही से जानना चाहूंगा, आखिरी बार अमित से आपकी बातचीत कब हुई, क्या अमित ने बताया? आखिरी बार अभी इसी सैटरडे को बात हुई हमारी, इसी सैटरडे को 2 दिन पहले। वो यही सैटरडे को नहीं, वेडनेसडे को। वेडनेसडे सैटरडे को भी हुई थी। सैटरडे को उसकी वाइफ से बात हुई यहाँ, तो उसने ये बोला कि पापा मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे साथ भी बात करता है, रोता रहता है, तो पापा मुझे निकालो यहाँ से, ये मेरे साथ इस तरह बर्ताव नहीं हो रहा है यहाँ ठीक से और खाना पीना मेरे को ठीक से नहीं मिल रहा है। तो वेट बहुत लॉस हो गया उसका, एकदम बिल्कुल बहुत लॉस हो गया, 10-15 किलो वेट कम हो गया उसका। माता जी भी कुछ कह रही हैं, जब भी बात करता है रोता रहता है, मेंटली बहुत डिप्रेस है। जी मैम, आप भी कुछ कह रही हैं, आप भी मैं ये कह रही हूँ कि मेरे बेटे से जब बात हुई तो कह रहा था पापा मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैंने कुछ भी नहीं किया, भगवान की सब बच्चों की सबकी कसम खा के कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया है, मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ। और मुझे अब 4 महीने से यहाँ कोई 2 महीने हो गए, कोई पूछताछ नहीं है, कुछ नहीं है, खाली मुझे यहाँ रख रखा है। तो मैं ये चाहता हूँ कि मुझे बाहर निकाले और वहाँ की सरकार, जो इंडिया की सरकार है, वो मेरी हेल्प करे बाहर निकालने में। यकीनन। और आपकी आवाज़ जो है आज एनडीटीवी के माध्यम से तमाम जो विदेश मंत्रालय में वरिष्ठ अधिकारी हैं उन तक भी पहुंच रही है। मेरे साथ आकांक्षा भी जुड़ी हुई है। आकांक्षा, आपसे अमित की आखिरी बात, जैसा कि आपके ससुर जी ने बताया कि शनिवार को ही, उस बातचीत के दौरान क्या कुछ उन्होंने कहा और कब, मैं ये भी जानना चाह रहा हूं आपसे कि कब गए थे अमित कतर? अमित कतर 2013 में गए थे और टेक महिंद्रा के एम्प्लॉय हैं वो, और तब से वो वहीं पे है, कतर में ही हैं। और मेरी जब उनसे लास्ट बात हुई है तो बहुत ज़्यादा उनकी आवाज़ सुन के मैंने उनको कभी ऐसे सिचुएशन में नहीं देखा है जिस सिचुएशन में वो अभी हैं। वो रोते रहे बस कि भारत सरकार से करवाओ, कुछ अपील करो कि मुझे यहाँ से निकलवाएं, मेरा यहाँ दम घुट रहा है, मैं यहाँ पे और नहीं रह सकता ऐसे। और आपकी जो आखिरी बातचीत हुई उसमें उन्होंने कुछ स्पेसिफिक कहा कि आखिर किस मामले को लेकर उन्हें हिरासत में रखा गया, ऐसी कोई जानकारी उन्होंने दी आकांक्षा? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। हम भी वो यही बताते हैं कि कोई उनसे पूछताछ करने नहीं आता है। अच्छा। उनको पूरे दिन बंद करके रख दिया है सेल के अंदर, लेकिन कोई भी उनसे पूछताछ करने कोई नहीं आता कि कोई सवाल नहीं किए जाते उनसे, बस उनको बंद करके रख दिया है कमरे में अंदर। आपके पिताजी भी आकांक्षा मुझे नजर आ रहे हैं। सर, आपने क्या विदेश मंत्रालय में किन्हीं से संपर्क करने की कोशिश की, अगर की, या फिर जो टेक महिंद्रा जिसमें अमित काम कर रहे हैं उस संस्था की तरफ से आप लोगों तक कोई मैसेज पहुंचा है अब तक? हमने पूरी कोशिश की है। माननीय प्रधानमंत्री जी कार्यालय में हमने पत्र लिखा, उनको ईमेल किया, हमने एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ऑफिस में हमने पत्र लिखा, उनसे मिलने की कोशिश की, नहीं मिलने को हमारा अपॉइंटमेंट नहीं मिला। सारी हमने जितनी कोशिश हो सकती थी, कतार में जो एम्बेसडर हैं उनको हमने ईमेल किया, उनसे बात की, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हो पा रहा। हर कोई ये बोलता है कि हम कोशिश कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। हम सभी लोग कतर के एम्बेसडर से आप लोगों ने बातचीत आप लोगों की हो पाई थी? मेरी एम्बेसडर से बात नहीं है, उनके जो असिस्टेंट है उनसे बात हुई है, फर्स्ट सेक्रेटरी, लेकिन उन्होंने ये बोला कि हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोशिश करने के बाद ना परिणाम अभी तक कुछ भी नहीं निकला है। इस बात को 4 महीने हो गए हैं, लेकिन कोशिश किस लेवल पर हो रही है वो नहीं पता चलता हमको। जब तक उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं लगाए हैं, उनकी कोई गलती नहीं हमको पता चलती है। आज तक उनका रिकॉर्ड ऐसा क्लीन रहा है, एंड ही इज एट द हाईएस्ट पोस्ट ऑफ द टेक महिंद्रा, कंट्री हेड।
ये हमको लगता है कि जो भी कुछ है उनको बाहर निकालें, उनको इंक्वायरी करें, लेकिन उनको बरी करना चाहिए। और हमारी सरकार से यही विनती है कि वो किसी भी तरीके से अपने सारे रिसोर्सेज यूज करके उनको बाहर छुड़वाएं और जैसा भी कदम उठाएं वो अपना ठीक ही कदम उठाएं। जेपी गुप्ता जी, आखिरी बार अमित जो है वो कब आए थे भारत? वो नवंबर में आए थे, उनकी बेटी का जन्मदिन था, उस पर आए थे, नवंबर 24। 1 दिसंबर को वो गए थे यहाँ से। 1 दिसंबर को गए। तो जब वो आखिरी बार आए थे जेपी जी, तो उस दौरान क्या उन्होंने कुछ कहा कि कंपनी में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, काम ये सब, इसको लेकर कोई बातचीत, किसी चीज का तनाव, उन्हें कुछ ऐसी बात जो उन्होंने आपसे शेयर की हो? नहीं, ऐसी बात कोई शेयर नहीं की, उसको पता नहीं था ऐसा होने वाला है, नहीं तो वो जाता ही नहीं। ऐसा होता भाई उसको ये होगा, उसने गलत काम किया नहीं, तो इसलिए उसको कोई डर भी नहीं था। ऐसा कुछ होता तो यहीं पर रह जाता, जाता नहीं वहाँ, क्योंकि 1 जनवरी को उसको ले लिया, उठा लिया वहां से। और उसने कुछ काम किया ही नहीं गलत। वो 100% कंपनी नोज वेरी वेल कि अमित ने कोई गलत नहीं किया, कंपनी को पता है। कंपनी की तरफ से आप लोगों की बातचीत हो रही है? हाँ, कंपनी की तरफ से हमारे 2 लोग बात करते हैं, उसके एक इमीडिएट बॉस हैं और एक HR के हेड है वहाँ के दुबई में, वो हमसे लगातार बात करते हैं। उनकी तरफ से क्या जानकारी आप लोगों को दी गई कंपनी की तरफ से? वो तो ये बोलते हैं हम कर रहे हैं अंकल, हम कर रहे हैं, पूरी तरह कर रहे हैं कोशिश, और नो डाउट दे आर डूइंग, पर किस लेवल पर कर रहे हैं ये तो हमको भी पता नहीं ना। वो किस, उनका जो लेवल है वो अपने हिसाब से कर रहे हैं। अब जो आनंद मेहरा जी कर रहे हैं वो अलग बात है, वो क्या कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं, हमको इसका पता कुछ सही एग्जैक्ट पता नहीं है कितना कर रहे हैं वो लोग। आंटी, चूंकि आप भी हमारे साथ मैम जुड़ी हुई हैं, एक मदर जो है बहुत अच्छे से जानती है अपने बेटे के नेचर को, तमाम चीज़ों को। कभी बातचीत के दौरान ऐसा आपको लगा कि किसी चीज़ से वो बहुत परेशान है, जब वो पहले घर आए उस दौरान भी, या फिर? नहीं, कभी उसने हमसे, कभी मेरे से वो हर बात शेयर करता है, छोटी बड़ी कंपनी की जो भी है सब बात शेयर करता है, लेकिन इस बारे में उसने मेरे को लास्ट जब नवंबर एंड में आया था बिल्कुल भी शेयर नहीं किया। कुछ हैप्पी था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बस उसके पास टाइम कम था, बीइंग ए कतर हेड, इसलिए वो थोड़ा कम टाइम रुका था। बाकी और अपने छोटे ब्रदर को भी यहाँ से लेके गया था चेंज के लिए, ऐसी कोई बात ही नहीं थी, नहीं तो ब्रदर को भी नहीं ले जाता और मेरे से भी शेयर करता। कोई बात नहीं की उसने इस बारे में हमसे। आकांक्षा, क्या आप लोग, आपके माता पिता, आप लोग कभी कतर गए अमित जहाँ काम करते हैं वहाँ घूमने, या फिर ऐसे ही किसी ओकेजन में या कुछ? जी, मैं उनके साथ ही थी वहाँ पे, वहाँ उनके साथ ही रहती थी मैं, बच्चों के साथ हम वहीं पे रहते थे। फिर हम किसी रीजन की वजह से हम यहाँ पे शिफ्ट हुए इंडिया, लेकिन उनका आना जाना रेगुलर लगा रहता था। बच्चों के जन्मदिन पे तो डेफिनेटली वो आते ही आते थे। बिल्कुल, बच्चों के जन्मदिन पर आते थे। लेकिन इस दौरान अब तक एक मैं अपडेट आप लोगों को दे दूं, हमारे सहयोगी उमा शंकर हैं, उन्होंने जो हमें जानकारी दी है सूत्रों के हवाले से, जो उनके पास खबर आई है कि शायद ये कोई इकोनॉमिक ऑफेंस का मामला है और इस मामले में जांच अभी चल रही है और सजा के प्रावधान इस मामले में कुछ भी कठोर नहीं है। कुछ ऐसा आकांक्षा आपको जानकारी हो, कोई पैसों की लेन देन को लेकर कंपनी में, चूंकि आप लोग बता रहे हैं कि वो बहुत सीनियर पोस्ट पे थे ऑर्गेनाइजेशन में, तो कुछ ऐसा कि कंपनी से जुड़ा कोई इशू उन्होंने कभी आपसे शेयर किया आकांक्षा? नहीं, कभी नहीं शेयर किया, बल्कि वो क्योंकि हेड करते हैं कतर और कुवैत को, तो आप समझ सकते हैं कि मेरे हस्बैंड कितने रिस्पॉन्सिबल हैं, और वो टेक महिंद्रा की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। तो उनके लिए काम हमेशा हमसे, मतलब हमें तो साथ साथ वो रखते ही थे अपने, लेकिन उसको भी प्रायोरिटाइज किया उन्होंने, अपने काम को भी। और वो बहुत कम, वो हम उनको कहते भी थे और रुक जाइए आप थोड़ा, बच्चे भी बोलते थे कि पापा और थोड़े दिन रुक जाइए, लेकिन वो अपने काम को हमेशा इतनी इंपॉर्टेंस देते थे कि वो ये कहते थे कि नहीं, अभी मुझे जाना है, इम्पोर्टेंट है मेरे लिए वहां पे जाना जी, क्योंकि मेरा काम अब उनके लिए इम्पोर्टेंट है। मीटिंग्स रहती थी उनकी, तो उनको ही हैज ऑलवेज बीन एन आउट परफॉर्मर। बिल्कुल आकांक्षा, और आपके माता पिता, आपके ससुर, सभी हमारे साथ जुड़े आप लोगों का शुक्रिया। और NDTV के माध्यम से जो तमाम जिम्मेदार लोग हैं उन तक आप लोगों की आवाज़ जो है वो ज़रूर पहुंची है, और हम उम्मीद जताते हैं कि जल्द ही अमित को जो है वो न्याय मिलेगा इस पूरे मामले में और वो आप लोगों के बीच होंगे। शुक्रिया आपका NDTV के साथ अपनी बात को साझा करने के लिए, हमें समय देने के लिए। एक बड़ी खबर सीलमपुर से आ रही है, जहां सीलमपुर में लोगों का प्रदर्शन इस वक्त जारी है और शव की मांग जो है वो लोग कर रहे हैं। शव को सीधे श्मशान घाट ले जाने के आरोप लगाते हुए लोग जो हैं वो सड़कों पर विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं और मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती है। सड़क पर लोगों ने मानव श्रृंखला बना रखी है और वो विरोध इस बात का जता रहे हैं कि आखिर सीधे जो शव है
उसे श्मशान घाट क्यों ले जाया जा रहा है? मृतक के शव की मांग कर रहे हैं लोग। अधिक अपडेट्स के साथ ग्राउंड जीरो से मेरे सहयोगी शुभांग सिंह ठाकुर इस वक्त जुड़ रहे हैं। शुभांग, क्या कुछ इस वक्त ग्राउंड जीरो पर नजर आ रहा है? देखिए, मैं आपको सीधी तस्वीरें ले चलूंगा। यहाँ पर पूरी तरीके से एक साइड का जो रोड था उसे बंद कर दिया गया था, लेकिन क्योंकि ट्रैफिक की जो स्थिति है, देखिए शाम के समय में दिल्ली में ट्रैफिक वैसे ही बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और आज शुक्रवार का दिन है, तो ऐसे में लोगों को थोड़ा साइड करने के बाद देखिए रास्ता खोल दिया गया है और बीच बीच से कहीं ना कहीं से जो गाड़ियां हैं वो यहाँ पर निकल रही है, जिसको लेकर के जो लोग हैं वो काफ़ी नाराज़ है। हालांकि वो पूरी कोशिश इस मामले में कर रहे हैं कि रास्ता जो है वो बिल्कुल भी ना खोले और उनकी जो मांगे हैं वो पूरी की जाए, लेकिन ये देखिए पुलिस ने फिर भी एक साइड से जो रास्ता है उसे खोलना शुरू कर दिया है और अपने पूरे जोर के साथ आप देखिए एक तरफ आपको यहाँ पर जो तमाम लोग हैं वो आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे होंगे और उन्हें साइड में कर दिया ज़रूर गया है। एक ह्यूमन चेन अब यहाँ पर जो पुलिस है उन्होंने बना ली है। लगातार जो लोग हैं उनकी ये मांगे है कि जो बॉडी है उसे यहाँ पर लाया जाए, लेकिन उनको जो जानकारी मिली, जो यहाँ के स्थानीय लोग आरोप लगा रहे हैं वो ये है कि बॉडी को सीधा शमशान घाट पुलिस लेकर जा रही थी और उसके बाद यहाँ पर जो स्थिति थी वो एकदम से ख़राब हो गई। यहाँ का माहौल इस वक्त मैं आपको तस्वीरों में दिखा रहा हूँ कि सभी लोग जो है, चाहे देखिए यहाँ पर महिलाएं हैं कितनी सारी, आइए महिलाओं के पास आपको ले चलते हैं, उनसे यहाँ पर बात करने की पूरी कोशिश करेंगे हम कि वो पूरी तरीके से यहाँ पर जो सड़क है उसको जाम करने की कोशिश कर रही है। जिस तरफ से पुलिस ने रास्ता जो है खोला है वहाँ पर ये महिलाएं दोबारा आ करके सड़क जाम करने की पूरी कोशिश। हमारे बच्चे की मत्ती भी बॉय लगाने ले जा रहे हैं। दिल्ली पुलिस फ्री में उनको जो हम देते हैं रुपये खिलाते हैं उन्हीं की होती है पुलिस। रास्ता खुलवाया जा रहा है, रास्ता खुलवाया जा रहा है। हम नहीं खुलवाना, हम बंद करना चाहते हैं। जैसे हमारा गया वो भी ऐसे मारे। ये देखिए आप यहाँ पर महिला कांस्टेबल्स मौजूद हैं, महिलाओं को हटाने की कोशिश यहाँ पर कर रही है, लेकिन महिलाएं भी काफ़ी गुस्से में यहाँ पर दिखाई दे रही हैं और नहीं चाहती हैं कि जो सड़क है वो यहाँ पर खोली जाए। शुभांग, कम से उनके माँ बाप को तो दिखाना था, कम से कम वो सारा सामान घर पे ले आया रखा, कम से माँ बाप को आखिरी टाइम तो दिखाना चाहिए था। हाँ, ये थोड़ी होता है कि तुम बिल्कुल भी सीधे के सीधे लेके चले गए बच्चों को। देखिए माता जी फिलहाल बैठने की कोशिश कर रही है। लगातार यहाँ पर लोगों की कोशिश ये है कि जो सड़क है उसे जाम करके रखा जाए और पुलिस यहाँ पर अपना काम करने की कोशिश कर रही है। वो कोशिश ये कर रहे हैं कि जो रास्ता है वो ब्लॉक ना हो, उसे खोलने की जो पूरी तैयारी है वो पुलिस यहाँ पर कर रही है। और शुभांग, पुलिस के सामने दो चुनौतियां भी हैं वर्तमान समय में। एक तो जिस तरीके से लोगों का आक्रोश है, इस आक्रोश को किस तरीके से शांत कराया जाए, और दूसरा इस पूरे मामले में चूंकि परिजनों की ये मांग है कि जल्द से जल्द इंसाफ जो है वो उन्हें मिले और जो आरोपी है उन्हें पकड़ा जाए। उस पूरे मामले को लेकर किस तरीके से पुलिस की कार्रवाई चल रही है, अब तक क्या कुछ डिटेल सामने आ पाए हैं? बिल्कुल, देखिए पुलिस की तरफ से बताया गया है कि जो दो लोग हैं उन्हें चिन्हित किया गया है और पुलिस की जो टीम है वो लगातार उन आरोपियों को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है। हालांकि ये जानकारी अभी तक पुलिस से नहीं मिली है कि जो आरोपी थे वो गिरफ्तार हुए हैं या नहीं, लेकिन पुलिस ने ये भी कहा है कि जो जो लोग इसमें मुजरिम पाए जाएंगे उन सभी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और ये देखिए तस्वीरें यहाँ पर मैं अगर आपको दिखाऊँ तो पुलिस और यहाँ के स्थानीय लोग लगातार आपस में बात कर रहे हैं और कोशिश यही है कि पुलिस यहाँ पर कोशिश कर रही है कि रास्ता जो है वो खुल जाए, क्योंकि पुलिस के पास जो चुनौतियाँ हैं वो ये है कि वो ट्रैफिक की जो स्थिति है उसको भी यहाँ पर बनाए रखना है और साथ ही साथ जो लोग हैं उनको भी यहाँ पर बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जो लोग हैं यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है क्योंकि वो चाहते हैं कि उनकी मांगे पूरी हो। यहाँ पर 6 आदमी है इस परिवार का मरा हुआ है, ये 6 आदमी है ये जो मरा है अभी। तो क्या करें, अब संख्या कम है तो लोग पलायन कर रहे हैं, बेग के जा रहे हैं, इसलिए तो बेग के जा रहे हैं। बॉडी का क्या हुआ? बॉडी तो इन्होंने पुलिस वालों ने वहाँ भेज दी शमशान घाट। बॉडी को तो मांग रहे हैं, बॉडी लाओ, बॉडी नहीं दे रहे। पुलिस ने भी यहाँ पर ह्यूमन चेन बना ली है लोगों को रोकने के लिए और एक साइड से आप देख सकते हैं कि जो रास्ता है, जो ट्रैफिक है उसे खोलने की पूरी कोशिश यहाँ पर पुलिस कर रही है और धीरे धीरे जो ट्रैफिक है उसे यहाँ पे खाली किया जा रहा है। एक तस्वीर मैं चाहूँगा आपको मैं दिखाऊँ, देखिए ट्रैफिक की स्थिति देखिए, कितना लंबा जाम, क्योंकि देखिए शुक्रवार का दिन है, शाम का समय है, जो ट्रैफिक है वो वैसे ही बहुत ज़्यादा दिल्ली की सड़कों पर होता है और इस समय यहाँ पर सीलम पुल का जो मेन रोड है वो एक साइड से पूरी तरीके से जाम हो चुका है। ऐसे में पुलिस पूरी कोशिश कर रही है कि सड़क खुल जाए और देखिए एक एक करके गाड़ियाँ यहाँ से अब जा रही है और देखिए क्योंकि लोगों को पता चल गया कि गाड़ियाँ यहाँ से जा रही हैं तो अब लोग यहाँ से पूरी कोशिश करेंगे कि वो जाएं और सड़क पे दोबारा से बैठ सके और पुलिस इसको देखते हुए यहाँ पर कार्रवाई भी कर रही है और
जो ह्यूमन चेन है पुलिस ने वो बना ली है ताकि जो सड़क है वो दोबारा ब्लॉक ना हो। तो देखिए जो चीज़ यहाँ पर स्थानीय लोगों ने की वही अब पुलिस भी कर रही है उनको रोकने के लिए। तो देखिए स्थिति यहाँ पर काफ़ी संवेदनशील बनी हुई है, इलाका बहुत संवेदनशील है, मामला बहुत संवेदनशील है। तो ऐसे में जो यहाँ पर कदम पुलिस को उठाने होंगे वो भी इस सब को ध्यान में रखते हुए, संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए ही उठाने होंगे, क्योंकि यहाँ पर बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं। तो ऐसे में जो लाठी चार्ज है वो नहीं एक कर जानकारी सकते हैं। शुभांग मैं और आपसे लेना चाह रहा हूं, पुलिस क्योंकि लगातार कोशिश कर रही है, जो लोगों से जानकारी अभी आपने दी और जो सामने आ रही है कि जो शव है वो सीधा श्मशान घाट ले जाया जा रहा है, तो क्या जो परिजन है वो भी इस वक्त यहाँ पर प्रदर्शन में मौजूद है, या परिजन जो है वो अंतिम संस्कार की जो तमाम प्रक्रिया है उसको पूरा करने के लिए श्मशान घाट का रुख कर चुके हैं? बिल्कुल, देखिए परिजन भी यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि जो माता है इससे पिछली बार मैंने जब उनसे बात कर रहा था अभी थोड़ी देर पहले, वो भी यहाँ पर सड़क पर बैठी हुई थी। तो उनकी जो मृतक की माता है कुणाल, वो यहाँ पर हमसे बात कर रही थी। पिता फिलहाल यहाँ पर अभी नहीं है, हो सकता है कि वो वहाँ पर टीम के साथ मौजूद होंगे। लेकिन देखिए एक बार फिर से ये देखिए तस्वीरों में देखिए दोबारा से जो लोग हैं वो बैठ गए हैं सड़क पर और फिर से जो रास्ता है उसे यहाँ पर जाम कर दिया है। ये देखिए बिल्कुल जाम रहेगा जी, ये बिल्कुल जाम रहेगा। यहाँ बच्चे आए दिन मारे जा रहे हैं, क्या हो रहा है ये? हम मरने के लिए पैदा हुए हैं क्या? या हम बचपन से बच्चों को खून दिखाएं तब ये ठीक रहेगा? हम भी खून बहाएं क्या? हम भी बच्चों को खून दिखाएं बचपन से ताकि वो भी खून बहाए। फिर हमने अपने बच्चों को संस्कार देते हैं, पढ़िए लिख लिए, देश को आगे बढ़िए, देश को आगे बढ़ाइए, खुद भी पढ़िए लिखिए। क्या इसीलिए अब बॉडी वापस आ रही है? बॉडी की जानकारी अभी हमें नहीं है। हम यहाँ इस डिस्ट्रिक्ट में आए दिन कुछ ना कुछ घटनाएं घटती हैं और हम हिंदू पलायन पे मजबूर हो गए हैं। अगर ये स्थितियाँ बढ़ती रही तो वो दिन दूर नहीं है जब पूरा नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट खाली हो जाएगा और हिंदू समाज दर दर की ठोकरें खाएगा। बीजेपी के कई नेता आए थे, उन्होंने आश्वासन दिया लोगों को कि सुरक्षा यहाँ पर अच्छी बनी हुई है, आप पुलिस के साथ सहयोग करें। अभी इसी हफ्ते में, पिछले हफ्ते में ही अगर आप देखें तो गोकलपुरी में घटना हुई, उसके बाद और ये देखिए यहाँ पर पुलिस ने लाठीचार्ज फिलहाल शुरू कर दिया। पूरी की पूरी जो भीड़ है उसे यहाँ पर एक साइड में कर दिया गया है और अब फिर से जो ट्रैफिक है उसे यहाँ पे चलाने की पूरी कोशिश की जा रही है। देखिए अब जबरदस्ती यानी कि फोर्सफुल तरीके से अब पुलिस ने जो भीड़ है यहाँ से हटा दी है। हमारे कैमरे पर साफ आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि लोगों को जबरदस्ती अब यहाँ से हटाया जा रहा है और देखिए यहाँ पर रास्ता फिलहाल खाली करना अब शुरू कर दिया है, यानी कि अब ट्रैफिक जो है उसे निकाला जाएगा। ये देखिए यहाँ पर पुलिस और यहाँ के लोगों के बीच में मतभेद होते हुए आप देख सकते हैं, धक्का मुक्की यहाँ पर हुई है। ये देखिए अब फिर से लोग यहाँ पर गुस्से में आ रहे हैं, लोगों में नाराज़गी है कि जिस तरीके से यहाँ से लोगों को हटाया जा रहा है, वो भी तब जब वो ये चाहते हैं कि जो बॉडी है वो यहाँ पर वापस आ जाए, उसको लेकर के यहाँ पर ये प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन अब देखिए पूरी तरीके से यहाँ पर अब जो माहौल है वो बिगड़ता हुआ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखिए आम जनता और पुलिस के बीच में मतभेद यहाँ पर आप देखिए होती हुई आपको दिखाई दे रही होगी। धक्का मुक्की यहाँ पर फिर से शुरू हो गई है, ट्रैफिक को खोला गया था। एक बार फिर यहाँ पर तस्वीरें आप दिखा देखिए, ये देखिए पूरे तरीके से यहाँ पर आपको तमाशा फिलहाल देखने को मिल रहा होगा। फिर से लोग यहाँ पर बैठ गए हैं, महिलाएं फिर से जाकर के बैठ गई हैं। पुलिस ने अभी बीच में लाठीचार्ज शुरू किया था और अब देखिए एक बार दोबारा से लोगों ने यहाँ पर सड़क जाम करनी शुरू कर दी है। यानी कि एक एक करके दोनों ही तरफ जो लोग हैं, चाहे पुलिस हो चाहे आम जनता हो, ये दोनों एक दूसरे पर भारी पड़ते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। देखिए गाड़ी आगे जा रही थी, गाड़ी को यहाँ पर रोक दिया गया है। ऐसे में जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं वो और ज़्यादा गुस्से में ना आ जाए, इस बात का भी पुलिस को थोड़ा ध्यान रखना होगा। तो अभी देखिए पुलिस को लेकर के यहाँ पर जो चुनौतियाँ हैं वो लगातार बनी हुई है। वो तस्वीरें हम आपको लगातार यहाँ पर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो रास्ता था उसे बंद कर दिया गया था, फिर खोला गया और अब देखिए दोबारा जो रास्ता है उसे यहाँ पर बंद कर दिया गया है। और पुलिस और यहाँ के स्थानीय लोगों के बीच में धक्का मुक्की भी हो रही थी और अब तस्वीरें हमने आपको NDTV के कैमरे पर यहाँ पर साफ तौर पर दिखाई हैं। तो देखिए यहाँ पर पुलिस का जो चैलेंज है वो यहाँ पर बिल्कुल दिखाई दे रहा है। रास्ता यहाँ पर खोलना जरूरी है, लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा गुस्सा ना हो जाए उसका भी ध्यान रखना होगा। जी शुभांग, इस पूरे मामले में बार बार एक नाम जो है जिस तरीके से सामने आ रहा है, जो लेडी डॉन है, उसको लेकर क्या कुछ जानकारी सामने आ पाई है? पुलिस किस तरीके से उस पूरे मामले में गिरफ्तारी की कोशिश में लगी हुई है? अब तक पुलिस के हाथ क्या कुछ लग पाया है?
देखिए, इसको लेकर के जॉइंट सीपी नॉर्थ ईस्ट ने बयान जारी किया था। उन्होंने कहा था कि जिक्रा नाम की लड़की का जो स्थानीय लोग नाम ले रहे हैं, अगर वो पाया जाता है कि वो भी इस पूरे मामले में आरोपी है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जिक्रा अपने घर में मौजूद नहीं है। जिक्रा के घर पर पहले से पुलिसकर्मी हैं जो मौजूद है। हमने वो तस्वीरें भी उससे पहले दिखाई थी। और ये जो आरोप जिक्रा पर लगाया जा रहा है, उसके भाई साहिल पर लगाया जा रहा है, ये स्थानीय लोगों द्वारा लगातार लगाया जा रहा है। लेकिन पुलिस ने ये कहा है कि 2 लोगों को चिन्हित किया गया है, उन्हें पकड़ने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। अभी तक गिरफ्तारी की कोई जानकारी पुलिस की तरफ से सामने नहीं आई है। और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि जो लोग आरोपी पाए जाएंगे सभी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एक बार देखिए, फिर से जो रोड है वो पूरी तरीके से जाम यहाँ पर हो चुका है। लोग फिर से जो है धरने पर बैठ गए हैं। पुलिस की टीम यहाँ पर मौजूद है, आरएएफ की टीम यहाँ पर मौजूद है, दंगा विरोधी वाहन यहाँ पर मौजूद है। तो कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर के जहां हम सोच रहे थे कि जल्दी गिरफ्तारी हो जाएगी, जिस तरीके से तमाम जो बीजेपी के नेता सामने आ रहे थे वो कह रहे थे कि जल्दी गिरफ्तारी हो जाएगी थोड़ी देर में, उस तरह की खबर यहाँ पर अभी तक सामने नहीं आई है। जो यहाँ पर स्थानीय लोग हैं, ये बात उनमें और ज़्यादा गुस्सा पैदा कर रही है। और जो गुस्सा उनके अंदर पैदा हो रहा है उसकी तस्वीरें आप साफ तौर पर हमारे कैमरा में, हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग जब बहुत ज़्यादा आक्रोश में आ जाते हैं तो किस तरीके से वो सड़क को जाम कर सकते हैं, किस तरीके से धक्का मुक्की पर कर सकते हैं। और अगर उनको ज़बरदस्ती हटाने की कोशिश की जाएगी तो वो भी वापसी में जवाब जो है वो देंगे। ये हम साफ तौर पर यहाँ पर लोगों द्वारा देख पा रहे हैं। फिर से एक बार पुलिस ने जो रास्ता है उसे खोलने में वो कामयाब रही है और जो रास्ता है उसे खोलने की कोशिश यहाँ पर की गई है। आप देखिए, फिर से एक साइड से रास्ता खोल दिया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं जो ट्रैफिक की स्थिति है वो अभी भी एकदम ख़राब है। पीछे तक जो जाम की स्थिति है वो यहाँ पर लगातार बनी हुई है। आपको मैं अगर दूसरी साइड तरफ से एक तस्वीर दिखाऊं तो देखिए, काफ़ी लंबा जाम जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। उससे पहले जो रेड लाइट है वहाँ से गाड़ियों को रॉन्ग साइड होते हुए भी आगे जाने के लिए कहा गया है। और ये देखिए, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ट्रैफिक यहाँ पर है, दिल्ली पुलिस की कर्मी यहाँ पर मौजूद है, कुछ स्थानीय लोग साइड में आ चुके हैं, कुछ अभी भी सड़क के बीचों बीच मौजूद हैं। और जहाँ पर दिल्ली पुलिस के जो कर्मी हैं उन्होंने एक ह्यूमन चेन बना ली है ताकि जो सड़क है वो खाली हो सके। बिल्कुल। तो देखिए, पुलिस के लिए ट्रिपल चैलेंज यहाँ पर है। एक तरफ लोगों का गुस्सा और दूसरी तरफ ये ट्रैफिक की स्थिति और तीसरा जो मुजरिम है उन्हें पकड़कर उनके खिलाफ कार्रवाई करने का जो काम है वो भी पुलिस को करना होगा। तो चुनौतियाँ बहुत ज़्यादा है, लेकिन क्योंकि ये केस बहुत ज़्यादा संवेदनशील है, इलाका संवेदनशील है, तो इस तरीके की तस्वीर और हमें आज देखने को मिल सकती है। जी बिल्कुल, तमाम तस्वीरें लगातार शुभांक हमारे सहयोगी पहुंचा रहे हैं। किस तरीके से पुलिस जो है वो मशक्कत करती हुई नजर आ रही है। लगातार लोगों को हटाने के लिए बड़ी संख्या में जो स्थानीय लोग हैं वो सड़कों पर बैठे हुए हैं और वो लगातार मांग कर रहे हैं कि जो आरोपी हैं उनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी जो है वो की जाए। इसके अलावा जो शव है मृतक का वो सीधा श्मशान घाट अंतिम क्रिया के लिए ले जाया जा रहा है, इसका भी वो विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। शुभांग, इसमें एक और चीज है जिसका जिक्र यहाँ पर कई जो स्थानीय लोगों ने किया है, जिनसे आपने बातचीत की, वो ये कि इस पूरे इलाके में जो आपराधिक घटनाओं का सिलसिला है वो बीते साल 1.5 साल में लगातार बढ़ता हुआ नजर आया है और इसने दिल्ली की कानून व्यवस्था पर कई बड़े और गंभीर सवाल भी खड़े किए हैं। बिल्कुल, देखिए, ये उत्तर पूर्वी दिल्ली का जो वेलकम का इलाका है, यहाँ पर क्राइम रेट आमतौर पर बहुत ज़्यादा है। कई बार हमने देखा है कि इस तरीके की जो घटनाएं हैं वेलकम से आती हैं, गोलीबारी चलने की, चाकूबाजी चलने की, इस तरह की घटनाएं पहले भी कई बार सामने आई है। और ये यही कारण है कि जो लोग हैं वो बार बार कह रहे हैं कि हम यहाँ पर सुरक्षित नहीं हैं। खासतौर पर यहाँ पर जो समुदाय है उसको बीच में लाया गया है। लोगों का कहना है कि हम हिंदू हैं इसलिए हम सुरक्षित नहीं हैं। और रात रात को देखिए, हमारे दरवाज़ों पर लोग पत्थर मार के चले जाते हैं, मंगलवार को अंडे मारते हैं, हमें डराया धमकाया जाता है, हम यहाँ पर खौफ में जी रहे हैं। जो यही वजह है कि हमें पलायन करना पड़ेगा, ये लोगों ने लगातार कहा। और लोगों ने अपने घरों के बाहर पलायन करने के जो पोस्टर थे वो भी चिपकाए थे, जिन्हें बाद में जो पटपनगंज विधानसभा के विधायक है रविंद्र सिंह नेगी वो आए, उन्होंने फाड़ दिया। उन्होंने कहा कि आप चिंता मत कीजिए, कुछ ही देर में जो है, कुछ ही घंटों में आरोपी जो है वो गिरफ्तार हो जाएंगे और आप लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। सुरक्षा की जो कड़े इंतजाम है वो यहाँ पर देखने को मिलेंगे। लेकिन उसके बाद भी जब जो आरोपी है वो गिरफ्तार नहीं हुए, लेकिन ये जानकारी मिली कि जो बॉडी है उसे यहाँ ना ला करके अब सीधा शमशान घाट लेके जाया जा रहा है। तो उसके बाद से जो तस्वीरें हैं ये हमारे कैमरा स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, फिर से जो लोग हैं वो सड़क पर बैठ गए हैं। लेकिन क्योंकि अब ट्रैफिक की स्थिति नहीं है, क्योंकि पहले से जो रूट था उसे यहाँ पर डाइवर्ट पुलिस ने कर दिया। आप देख सकते हैं कि गाड़ियाँ अब यहाँ पर नहीं है, रूट को डाइवर्ट कर दिया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं जो ट्रैफिक की स्थिति दूसरे रूट पर होगी वो अब बढ़ गई होगी। और शाम का समय, शुक्रवार का दिन है, तो ट्रैफिक की स्थिति से भी लोगों को आज दिल्ली में थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, थोड़ा झेलना पड़ेगा। जी
बहुत शुक्रिया शुभांग आपका ग्राउंड जीरो से तमाम जानकारी, तमाम तस्वीरें, तमाम अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए। तो कड़ी मशक्कत दिल्ली पुलिस की तरफ से यहाँ पर लगातार सड़क को खाली कराने के लिए लेकर की जा रही है, लेकिन लोग जो हैं, स्थानीय लोग हों या फिर परिजन हों, वो लगातार विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं और दिल्ली की कानून व्यवस्था पर भी कई गंभीर सवाल जो हैं वो खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिर कब तक जो उनके बच्चे हैं वो इस तरीके से मरते रहेंगे। आपको बता दें कि खुद दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए जल्द से जल्द आरोपियों को पकड़वाने की बात कही है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने आज मालदा में पीड़ितों से मुलाकात की। यहां परलालपुर हाई स्कूल में हिंसा पीड़ितों ने शरण ले रखी है। उन्होंने कहा कि सांप्रदायिक हिंसा के बाद महिलाएं काफ़ी डरी हुई हैं। आयोग ने एक जांच समिति गठित की जिसमें वो खुद भी शामिल है। वो मुर्शिदाबाद भी जाकर हालात का जायजा लेंगी। यहाँ पे इस कैंप में जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उन सभी को मैं मिली हूँ। उनके साथ क्या बीती है इसके बारे में उन्होंने अभी मुझे बताया है, अवगत किया है। हम उनके साथ बात भी कर रहे हैं, पर मैं इतना एक ही बात कहूँगी कि जो वो बात कह रही है, ये बात बहुत कल्पना के बाहर से है। इन महिलाओं को बहुत तकलीफ हुई है, इनके घर भी जले गए हैं, इनसे फोर्सफुली इनको घर से बाहर निकाल दिया गया है, इनके साथ अनेक सेक्सुअल असॉल्ट भी हुए हैं और बच्चों के साथ भी जो भी गहने, जो भी कुछ चीज़ें थी वो भी उनकी तो ले ही ली है, पर बच्चों के साथ भी उन्होंने ले लिया है। ऐसी बातें वो कह रही है। मैं अभी उनके साथ बात कर रही हूँ। मुझे लगता है कि मैंने अभी और उनके साथ बात करने की ज़रूरत है। वहीं पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस भी आज ट्रेन से मालदा पहुंचे। वो भी मुर्शिदाबाद हिंसा के पीड़ितों से मुलाकात करेंगे। मुर्शिदाबाद में वक्फ कानून के विरोध में हिंसा हुई थी और आपको बता दें कि राज्यपाल आज पहुंचे हैं और उन्होंने जो जानकारी दी उसके मुताबिक वो ये कहते नजर आए कि वो खुद ग्राउंड जीरो पर उतरकर स्थिति का जायजा लेंगे। मनोज्ञा लोईवाल हमारी सहयोगी अधिक अपडेट्स के साथ इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज्ञा, इस पूरे मामले को लेकर अब जब राज्यपाल खुद उतर रहे हैं ग्राउंड जीरो पर और वो मुर्शिदाबाद पहुंचेंगे, मालदा में वो तमाम स्थितियों का जायजा लेंगे, ऐसे में राजनीति होना भी तय है और दौरे के ऐलान से पहले ही राजनीति इस पूरे मामले को लेकर होती हुई नजर आ रही है। टीएमसी के कई नेताओं के बयान भी अब तक सामने आ चुके हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, और ये राजनीति की शुरुआत नहीं है, ये तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ राजनीति है, जहां पर एक के बाद एक आरोप प्रत्यारोप के दौर में इस समय अब पश्चिम बंगाल सरकार जिस तरह से आरोप लगा रही थी कि केंद्र सरकार उनके साथ कई बार सौतेला व्यवहार करती है, तो एक बार फिर ये मौका होगा उसे देखने का ज़मीन पर आपको दो बातें बता दें। पहला ये कि मालदा और मुर्शिदाबाद में, अभी मालदा में सर्किट हाउस में है राज्यपाल और कुछ ही देर में वैष्णव नगर जो कैंप है जहाँ पर पीड़ित महिलाएँ और पीड़ित परिवार बैठे हुए हैं, वहाँ पर रह रहे हैं और इंतज़ार कर रहे हैं अपने घर लौटने का। वहाँ जाके राज्यपाल उनसे मुलाकात करेंगे, राज्यपाल उनसे बातचीत भी करेंगे और कल फिर मुर्शिदाबाद जाएंगे। मुर्शिदाबाद उस जगह पर जहाँ पर ये आगजनी की घटनाएं हुई हैं, जहाँ पर हत्याकांड हुआ है और जहाँ पर ये सारे सवालों के घेरे में अब पूरी पश्चिम बंगाल सरकार आ चुकी है। उसके साथ साथ आज और कल के बीच में अभी एनसीडब्ल्यू की भी मुखिया वहाँ पर बैठक की है, उन्होंने मुलाकात की है पीड़ित परिवारों के साथ, उनके साथ साझा किया है उनका अनुभव कि किस तरह से वो परेशान है, महिलाएं खास तौर से। हम भी जब गए थे मुर्शिदाबाद और मालदा तो वहाँ पर कई ऐसे परिवार थे जिसमें गर्भवती महिलाएं हैं, जिसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपना घर छोड़कर इंतज़ार कर रहे हैं कि वो घर कब लौट पाएंगे। पहला बैशाख यानी कि पश्चिम बंगाल या बांग्ला नया साल जो होता है वो था अभी 15 तारीख को, तो अपने नए वर्ष पर भी लोग घर पर नहीं थे और घर क्या, उन्हें ये भी नहीं पता है कि जब वो घर लौटेंगे तो उन्हें अपने घर में कोई भी सामान मिलेगा या नहीं। ये ज़मीनी स्थिति है। लेकिन सरकारी आंकड़े कहते हैं कि 400 से 500 लोग जो विस्थापित हुए हैं मुर्शिदाबाद से मालदा के आसपास के इलाकों में गए हैं, उनमें से करीब 20 से 50 लोग घर वापस लौट चुके हैं। हालांकि ये सरकारी आंकड़े हैं और इंतज़ार है उन लोगों को कि वो पता नहीं अपने घर कब लौटेंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका मनोज्ञा, तमाम जानकारी हमारे साथ इस खबर से जुड़ी विस्तार से साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि राज्यपाल जो हैं वो दौरा कर रहे हैं उन तमाम
इलाकों का, जहां पर बड़ी संख्या में हिंसा प्रभावित लोग जो हैं वो शरण लेते हुए नजर आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस जब रास्ते में थे तब उन्होंने एनडीटीवी से बातचीत में कहा था कि जमीनी स्थिति का आकलन करने जा रहा हूं, मुर्शिदाबाद में जो कुछ भी हुआ वो खौफनाक है। आइए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ एनडीटीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा है पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने। वक्त हमारे साथ राज्यपाल जुड़ रहे हैं पश्चिम बंगाल के सीवी आनंद बोस साहब, जो ट्रेन में हैं और मालदा जा रहे हैं। इस वक्त एक्सक्लूसिव हमारे साथ वो बातचीत कर रहे हैं एनडीटीवी इंडिया पर। सीवी आनंद बोस साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमसे बातचीत के लिए। इस वक्त आप ट्रेन में हैं, आप मालदा जा रहे हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, दुर्गा पूजा वाले, काली पूजा वाले बंगाल में आखिर ये सब हो क्या रहा है? काली पूजा और दुर्गा पूजा के लिए प्रसिद्ध था, अब यहाँ होता है हत्या पूजा। ये बहुत दुख की बात है। जी सर, आप इस वक्त ट्रेन में हैं, आप मालदा जा रहे हैं, आप मुर्शिदाबाद भी जाएंगे, लेकिन ममता बनर्जी ने यहाँ पर गुजारिश की है कि वहाँ पर हालात सामान्य नहीं है और इस वक्त वहाँ का दौरा नहीं करना चाहिए। इस पर आप क्या कहेंगे? मैं मालदा पहुँचा हूँ, मुर्शिदाबाद में कल जाएगा। जो मुख्यमंत्री ने एडवाइस दिया है वो एडवाइस भी मेरे मन में रखूँगा। मेरा आइटिनरी चौकट करते समय मुख्यमंत्री के ओपिनियन भी विल कंसिडर। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद बोस साहब, आप हमारे साथ जुड़े, आपने हमारे साथ ये बातचीत की। तो ये थे राज्यपाल पश्चिम बंगाल के आनंद बोस साहब, जो कि इस वक्त ट्रेन में है। एनडीटीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत की। मालदा वो जा रहे हैं और उनका ये कहना है कि ममता बनर्जी ने जो गुजारिश उनसे की है, जो अपील उनसे की है, उस पर भी वो ध्यान देंगे, लेकिन इस वक्त लोगों से मिलना वो ज़्यादा ज़रूरी समझते हैं। खबर अब मेरठ से है। मेरठ के बाद अब उत्तर प्रदेश के बरेली में पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर पति की हत्या कर दी। ये बरेली की खबर है, जहां पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की गला दबाकर हत्या कर दी। हत्या की भनक किसी को ना लगे इसलिए पति के शव को रस्सी से कमरे में लटका दिया, जिससे ये लगे कि उसके पति ने आत्महत्या की है। पुलिस ने आरोपी रेखा और पिंटू को गिरफ्तार कर लिया है। इसमें मृतक के भाई अशोक की तहरीर पर मृतक की पत्नी तथा उसके एक प्रेमी पिंटू को नामजद करते हुए अभियोग दर्ज किया गया है हत्या का। मुकदमा प्रासन का 153/25 अंतर्गत धारा 103(1) 3(5) BNS दर्ज किया गया है। इसमें विवेचना उपरांत दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। प्राथमिक पूछताछ में पत्नी द्वारा मृतक को चाय में चूहे मारने की दवा पिलाने का भी एक तथ्य प्रकाश में आया है। इन सभी तथ्यों को समाहित कर विवेचना प्रचलित है। खबर उत्तर प्रदेश के आगरा से है, जहां आगरा में नाबालिग के साथ दुष्कर्म का एक मामला सामने आया है। आरोप है कि 12 वर्षीय दलित बच्ची को युवक रात में घर से उठा ले गया और सुनसान जगह ले जाकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। इस मामले में आगरा पुलिस आरोपी युवक की तलाश में जुटी हुई है। सूचना मिली थी कि यहाँ नगला उदय मोहल्ला पड़ता है, उसमें जो है एक 12 वर्ष की बच्ची है, उसके साथ रात में किसी अनजान व्यक्ति द्वारा बलात्कार की घटना कारित की गई। इसमें इसके बच्ची जो है उसके पिता के साथ थाने पर आकर ये सूचना दी गई थी, जिसमें कि तत्काल थाना पुलिस द्वारा ये मौके पर जाकर इसमें जांच की गई। तो इसमें घटना सत्य पाई गई है और इसी पे आधार पर ये इसमें अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और सीसीटीवी फुटेजेस और बाकी लोगों से पूछताछ की जा रही है।